गुड मॉर्निंग बच्चों, तेजस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आप देख रहे हैं, आज मैं साइंस का चैप्टर सेकंड लेकर के आ गई हूँ। इस चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। मैंने चैप्टर फर्स्ट को कंप्लीट करवा दिया है, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो आज हम चैप्टर को सेकंड करते हैं। सेकंड करने से पहले मुझे पता है कि आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरा ईमानदारी पूर्वक डेली की भांति कर रहे होंगे। तो आप इस चैप्टर को देखने से पहले अपने हाथ में कॉपी और पेन लेकर के ज़रूर बैठिए। जहाँ भी आपको समझ में नहीं आएगा आप उसे नोट करते हुए आगे बढ़िएगा। तो आइए हम देखते हैं चैप्टर सेकंड में, इसके फर्स्ट पार्ट में आज हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आज हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे बेटा? अम्ल की परिभाषा सीखेंगे, अम्लों के रासायनिक गुणधर्म सीखेंगे। और रासायनिक गुणधर्म जो है वो बोर्ड के एग्ज़ाम के पर्पज से जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से हर बार प्रश्न पूछा गया है। आप देखोगे 2022, 23, 24 जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं लगभग सब में इस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है। तो आज की क्लास जो है आपके लिए बहुत बेहतरीन है, आप इसे पढ़ना ना छोड़िएगा। इसमें कुछ बताया गया है, धातुओं के साथ अभिक्रिया करके अम्ल क्या बनाता है, धातु कार्बोनेटों से अभिक्रिया करके क्या बनाता है और इसका क्या उपयोग है। तो आइए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लिए कुछ लाइनें लेकर आई हूँ मोटिवेशनल, जिससे आपकी पढ़ने में क्या हो, पूरी एनर्जी बनी रहे। तो आइए हम इसे देखते हैं। जब तक तुम खुद को नहीं बदलने की कोशिश करोगे, याद रखना दुनिया तुम्हारी तकदीर को नहीं बदल पाएगी। तो बेटा, आप जब तक खुद को नहीं बदलोगे तब तक आप कि कोई और आपको नहीं बदल पाएगा। इसलिए आप खुद को बदलने की कोशिश कीजिए। तो हम देखते हैं, क्या देखते हैं? अम्ल की परिभाषा। अम्ल की परिभाषा क्या है? अम्ल हम दो प्रकार से पढ़े हैं। पहले तो हम पढ़े थे क्लास 8 तक में, और 8 तक में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अम्ल क्या होता है। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद कैसा होता है बेटा? जिनका स्वाद खट्टा होता है। तो अम्ल क्या होता है? जिनका स्वाद खट्टा होता है। लेकिन आज देखते हो, आज इस परिभाषा से हमारा काम नहीं चलने वाला है। तो हम क्या देखेंगे? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो क्या होते हैं बेटा? जो जल में घुल करके क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यही डिफिनीशन आपसे हमेशा पूछी जाती है कि अम्ल क्या है। अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुलने के बाद हमें क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल। तो आइए इसे हम जल के साथ जब घोलते हैं तो ये किस प्रकार से बनता है। तो यही है बेटा, HCl है। HCl को जब हम क्या करते हैं? जल में घोलते हैं तो ये क्या देता है? हाइड्रोजन आयन देता है। और क्या होता है? क्लोरीन आयन में टूटता है। एक धनात्मक और दूसरा किसमें? ऋण आयन में टूटता है। अब इसी तरह से सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4, तो ये टूटेगा 2+ आयन में। और किस में टूटेगा बेटा? SO4 नेगेटिव आयन में टूटता है। नाइट्रिक अम्ल, बस आप याद रखिए कि जब भी हाइड्रोजन आयन प्लस में टूटेगा, जहाँ भी ऐसा होगा वो सब कुछ क्या होगा? अम्ल होगा। इसी को हम इस प्रकार से क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। HNO3, इसे हम बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल को जब हम जल के साथ घोलते हैं तो हाइड्रोजन प्लस आयन देता है, और NO3 जो होता है ये नेगेटिव आयन में टूटता है। तो ये हमारा क्या हो गया है? ये हमारा है अम्ल की परिभाषा। अब वैसे काम नहीं चलेगा कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है। खट्टा और मीठा वाली बात यहाँ पर खत्म हो जाती है। अब आपको सीखना है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घोलने पर क्या होते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो आइए आगे हम स्टार्ट करते हैं। और वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लाइक करना ना भूलिएगा। अब हम पढ़ेंगे बेटा, क्या पढ़ेंगे कि अम्ल के गुणधर्म,
अम्ल के क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं। जैसे आपकी भी कुछ प्रॉपर्टी है। आपकी प्रॉपर्टी क्या है? जैसे आप लंबे हो, मोटे हो, छोटे हो, गोरे हो इत्यादि, ये सारी जो है आपकी प्रॉपर्टी है। उसी तरह से अम्ल के भी कुछ गुण होते हैं। तो पहला गुण क्या हम लोगों ने पढ़ा है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है। बाहर से अम्ल को हम कैसे पहचानेंगे, वही है उसका क्या, भौतिक गुणधर्म। दूसरा क्या है, अम्ल जो होता है नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देगा बेटा, लाल कर देगा। यदि अम्ल नीला लिटमस पेपर जब हम जल में इसको घोलते हैं तो क्या होता है, वो लिटमस पेपर जो हमारा होता है वो लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। और जो अम्ल होता है वो धातुओं के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। यही हम इसके रासायनिक गुणधर्म में भी पढ़ेंगे कि अम्ल का धातुओं के साथ क्रिया करने से क्या प्राप्त होता है। फिर आगे है, अम्ल जो होता है कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करके क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। तो किसके साथ क्रिया करके अम्ल क्या देता है, ये चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका हो जाता है। फिर अभी को आप पढ़े हो कि अम्ल जो होता है वो जल में घुलने पर क्या देता है, हमें हाइड्रोजन आयन देता है। और आपको पता है कि जब भी अम्ल की बात आती है तो अम्ल का मान कितना होता है बेटा, 7 से कम होता है। यदि उसका पीएच मान जो है 7 से कम है तो आप समझ जाओगे ये क्या है, अम्ल है। ये सब क्या है, अम्ल के रासायनिक गुणधर्म हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे। अगला क्या है, 2 पॉइंट इसमें हमें मिलेगा कि कुछ अम्ल जो होंगे प्रबल होंगे, मजबूत होंगे, और कुछ अम्ल क्या होंगे, कमज़ोर होंगे, दुर्बल होंगे। तो आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल अम्ल है, और ये प्रश्न आपसे बहुविकल्पी प्रश्न में पूछा जाता है। तो आइए इसे हम देखते हैं। प्रबल अम्ल क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, जिसे जब हम जल में घोलेंगे तो वो हाइड्रोजन आयन में यदि टूट जाएगा तो वही क्या है, हमारा प्रबल अम्ल है। और यदि वो हाइड्रोजन आयन में नहीं टूट पाता है तो वो क्या है, दुर्बल अम्ल है, वीक एसिड है, कमज़ोर अम्ल है। तो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर है, जैसे अभी हम लोगों ने किया है कि HCl को जब हम जल के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, H+ आयन में टूटता है, और क्लोरीन किस में टूटता है, माइनस आयन में। इसी तरह से सल्फ्यूरिक अम्ल भी पढ़े हैं और नाइट्रिक अम्ल भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो जो पहले प्लस आयन में टूट जाए और अंत में किस में टूटे, निगेटिव आयन में टूटे, वही हमारा क्या है, प्रबल अम्ल है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम पढ़ेंगे दुर्बल अम्ल क्या होता है, कमज़ोर अम्ल क्या होता है। तो कमज़ोर अम्ल क्या होता है, वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, पूरी तरह से ये घुल नहीं हो पाते हैं, पूरी तरह से आयनों में विभाजित नहीं हो पाते हैं, वही क्या होता है, दुर्बल अम्ल होता है। जैसे दुर्बल अम्ल में आप देखते हो एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल इसका साधारण नाम है, IUPAC नाम क्या है, एथेनोइक अम्ल। दोनों एक ही है, बस इसका एक साधारण नाम है और दूसरा क्या है, IUPAC नाम है। तो जब हम क्या करेंगे, एसिटिक अम्ल को जल के साथ क्या कराते हैं, क्रिया कराते हैं, तो CH3COO पहले निगेटिव आयन में टूटता है और क्या होता है, H लास्ट में पॉजिटिव आयन में टूटता है। इसे आप अपनी भाषा में समझने के लिए इस प्रकार से कर सकते हो कि जो दुर्बल अम्ल होगा वो पहले निगेटिव आयन में टूटेगा और बाद में पॉजिटिव आयन में टूटेगा, लेकिन जो प्रबल अम्ल होगा वो पहले पॉजिटिव आयन में टूटेगा और बाद में निगेटिव आयन में टूटेगा। आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो आप अपनी बात को बता दिया कीजिए, कमेंट में लिख करके बता दिया कीजिए कि जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रही है एक बार उसे आप लिख दिया कीजिए, मैं उसे देखूंगी तो फिर से आपको बता दूंगी। और जहाँ भी आपको नहीं समझ में आए आप अपने कॉपी पर उसे ज़रूर नोट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आइए अगला हम पढ़ते हैं। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है
क्या पूछा जाता है कि अम्ल का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो आइए देखते हैं अम्ल का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। सबसे पहले जो बैटरी बनाया जाता है उसमें भी हम क्या करते हैं, अम्लों का ही उपयोग करते हैं। और आगे क्या है, प्लास्टिक बनाने में भी हम अम्ल का उपयोग करते हैं। तो आप कहोगे कि अम्ल तो वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है, लेकिन ऐसी बात यहाँ पर नहीं है कि जिसका स्वाद खट्टा होगा वही सिर्फ उसका उपयोग होगा। तो वो खाने वाली बात है कि हम खाने में पता लगा सकते हैं कौन खट्टा है कौन तीखा है, उसके अनुसार हम अम्ल का पता कर सकते हैं, लेकिन सारी चीज़ों को हम खा करके नहीं पता कर सकते हैं। तो खाद के भी निर्माण में क्या होता है, अम्ल का उपयोग होता है। आप इसे टेस्ट मत करने लगना कि खाद को एक बार हम खा ले, देखिए ये खट्टा लग रहा है कि नहीं लग रहा, तो आपको खाना नहीं है। फिर आगे क्या है, सोना चांदी के शोधन, सोना चांदी बनाने में भी हम अम्ल का उपयोग करते हैं। आप देखते हो जो सोनार होते हैं उनके पास एक पदार्थ होता है जिसका नाम होता है अम्लराज होता है। उसको जब वो मिलाते हैं सोने को उस अम्लराज में डाल देते हैं तो उससे सोने का कुछ पार्ट क्या हो जाता है, उसी में झड़ जाता है, जिससे हमारा जो सोने का पदार्थ होता है वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, बिल्कुल नया हो जाता है। तो आप ऐसा काम नहीं करवाओगे। तो सोने चांदी के शोधन में भी हम क्या करते हैं, अम्लों का ही उपयोग करते हैं। आगे क्या है, लोहे की चादर को साफ़ करने के लिए भी हम अम्ल का उपयोग करते हैं। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर जो ये लोहा है ये बहुत ज़्यादा कैसा है, इस पर जंग लगा हुआ है, संक्षारण हुआ है, और इसको साफ़ करने में भी हम क्या करते हैं, अम्ल का उपयोग करते हैं। आगे क्या है, विस्फोटक पदार्थ बनाने में भी हम क्या करते हैं, अम्ल का उपयोग करते हैं। तो कुछ बातें इसमें से आप लर्न किए रहना, क्योंकि आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि अम्ल क्या होता है, इसका भौतिक गुणधर्म क्या है और इसके एक या दो उपयोग बताइए, या फिर कभी कभी पूछ लेगा कि अम्लों के क्या क्या उपयोग हैं, आप उसे बताओ। तो आपको 2-3 पॉइंट यहाँ से आना चाहिए। अब हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस टॉपिक को आप तैयार करना, बिल्कुल इसे आपको 100% तैयार करना है। किसी भी कीमत पर आपका ये टॉपिक मिस नहीं होना चाहिए। यहाँ से आप देखोगे 2022 में, 23 में, 24 में, 25 में भर भर कर क्वेश्चन पूछा गया है। तो 100% संभावना है कि इस बार भी आपसे यहाँ से कुछ प्रश्न पूछा ही जाएगा। तो अम्लों के रासायनिक गुण हम लोगों ने पढ़ लिया है। भौतिक गुण, भौतिक गुण का मतलब है कि वो बाहर से कैसा लगता है, उसे हम कैसे पता लगा पाएंगे कि ये अम्ल है। तो वहाँ पर हम लोगों ने कुछ पढ़ा कि स्वाद में खट्टा होगा तो वो क्या होगा, अम्ल होगा। तो और जल में टूट जाएगा तो भी क्या होगा, अम्ल होगा। तो लेकिन रासायनिक गुण क्या है, रासायनिक गुण जो होता है उसका आंतरिक गुण होता है। जब तक इसका हम क्रिया नहीं कराएंगे, प्रयोगशाला में यूज नहीं करेंगे, तब तक हमें नहीं पता चलेगा। तो हमसे हर बार रासायनिक गुण ही पूछा जाता है। तो सबसे पहले अम्ल का धातुओं के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, रिएक्शन विथ मेटल। तो अम्ल जो होता है धातु के साथ, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, धातु लिखो, और किसके साथ आप क्रिया करा रहे हो, अम्ल के साथ क्रिया करा रहे हो। तो आप देख लो, धातु में मान लेते हैं हम क्या लेते हैं, जिंक लेते हैं। जिंक क्या है, ये भी एक धातु है। मैग्नीशियम ले सकते हो, जिंक ले सकते हो, पोटेशियम ले सकते हो। तो जो भी धातु होगा जो प्लस आयन में टूटेगा वही क्या होता है, धातु होता है। आप कोई भी धातु ले सकते हो, और उसको किसके साथ हमें क्रिया कराना है, अम्ल के साथ क्रिया कराना है। अम्ल के साथ जब आप क्रिया कराओगे तो हमारा क्या बनेगा, ZnCl2, जिंक क्लोराइड बनेगा, और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। अब इसे हम क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या बना है, यहाँ पर हमारा बना है लवण बना है, और क्या बना है, लवण बना है, और हाइड्रोजन गैस बना है। तो यही क्या है, हमारा अम्ल जो है वो धातु के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, तो जो अम्ल होता है वो धातुओं के साथ क्रिया करके लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस देता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो अम्ल होता है धातु के साथ क्रिया करके क्या देता है, तो हाइड्रोजन गैस देता है। अब यहाँ पर भी कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं।
जैसे जिंक है, जिंक को जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो ये क्या देता है, जिंक सल्फेट देता है। इस सब का मैं नाम बता रही हूँ, आप नोट कर सकते हो। इसका नाम है जिंक। H2SO4 को हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। जब जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस। आप याद रखना, जब भी ये एरो ऊपर की तरफ होगा तो इससे हम यही स्पष्ट लगाएंगे कि ये क्या है, गैसीय अवस्था में है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन किस अवस्था में है, गैस की अवस्था में है। अब जब ये अम्ल है किसके साथ, मैग्नीशियम धातु है, जब इसका हम किसके साथ क्रिया कराते हैं, नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो ये क्या देता है, मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। फिर आगे हम देखेंगे, जब जिंक होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो ये क्या बनाता है, जिंक क्लोराइड बनाता है और क्या देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। आयरन के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या बनाएगा, आयरन सल्फेट, या फिर इसको आयरन सल्फेट बोल सकते हैं और फेरस सल्फेट भी बोल सकते हैं, और क्या देगा, हाइड्रोजन गैस देगा। तो यहाँ पर कुछ अभिक्रियाएं आपको दी गई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही पॉइंट आपको तैयार करना है कि अम्ल जो होता है वो धातु के साथ क्रिया करके क्या बनाता है। तो बस अपने माइंड में आप रखे रहो कि लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस देगा। 2-4 एग्जाम्पल आप खुद से भी बना करके लिख सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो थोड़ा सा लर्न भी करना पड़ेगा। मज़ा आ रहा है ना, अच्छा लग रहा है, अच्छा भी लगना चाहिए। अगर अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सब्सक्राइब भी करते रहो और शेयर भी करते रहो। आइए हम आगे देखते हैं। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कभी आपसे पूछ लेता है कि अम्ल जो होता है जब वो धातु के साथ क्रिया करता है तब क्या प्राप्त होता है। दूसरा पॉइंट है, जब अम्ल जो होगा वो धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करेगा तब क्या बनाएगा। तो आइए हम देखते हैं। धातु कार्बोनेट ये है, अम्ल है, और ये हमारा क्या बनाता है, लवण बनाता है, जल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। पहले में हमारा क्या दिया था, हाइड्रोजन गैस। जब धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया किया है तब कौन सी गैस दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये हमारा क्या है, धातु कार्बोनेट। आप जान जाओ, जहाँ भी CO3 आपको दिखेगा तो वही क्या होगा, हमारा कार्बोनेट समूह होगा। तो जब धातु कार्बोनेट, तो उसके साथ हम कोई भी आगे धातु लगा सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम के साथ लगा सकते हैं, और हम सोडियम के साथ लगा सकते हैं, कैल्शियम के साथ लगा सकते हैं। तो यही हमारा क्या है, धातु कार्बोनेट। तो इसका नाम होगा सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम है बेटा, मैं लिख देती हूँ, आप नोट कर लोगे, सोडियम कार्बोनेट। और ये इसे तो आप जानते ही हो क्योंकि बार बार आपको मिलता रहता है, ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। जब सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड बनाता है, सोडियम क्लोराइड। और ये वही सोडियम क्लोराइड है जिसके बिना हमारी सब्जी, हमारा जो भी हम खाते पीते हैं सब कुछ क्या लगता है, अधूरा लगता है। वही है नमक है। नमक खाए हो ना सब लोग, बिना नमक के क्या होता है, सारी सब्जी बेकार है। तो यही है नमक का फार्मूला। और क्या, ये जल, जल के बिना जीवन ही नहीं है। तो ये जल का फार्मूला है H2O। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो हमारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इसी तरह से ये है कैल्शियम कार्बोनेट। आप जान जाओ, CO3 जहाँ भी रहेगा वो क्या है, कार्बोनेट। उसके आगे जो भी तत्व लिखा रहेगा उसी का आप नाम लेकर मिलाकर बोल दोगे, आपका क्या हो जाएगा, उसका नाम सही हो जाएगा। तो कैल्शियम Ca से हो गया कैल्शियम, CO3 से क्या हो गया, कार्बोनेट। तो ये क्या हो गया है, कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट को सल्फ्यूरिक क्या है, अम्ल, ये भी है सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या है, एक प्रकार की एसिड है। जब इसके साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, देखो SO4 क्या है, सल्फेट है, कैल्शियम से जुड़ गया इसलिए क्या बन गया, कैल्शियम सल्फेट। और क्या बनाएगा, जल बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। ये
इसका 4 जो है रासायनिक गुण है, चारों हर बार कोई ना कोई आपसे पूछ लेगा। अगर आपसे पूछ लिया कि अम्लों के रासायनिक गुण कोई 2 लिखो, तब तो आप पूरी तरह से स्वतंत्र हो, 4 में से आप कोई भी 2 लिख सकते हो। लेकिन जब आपसे ये बोल देगा कि अम्लों का धातु कार्बोनेटों से क्रिया करके क्या प्राप्त करता है, तब तो आपको यही करना पड़ेगा। इसलिए आपको चारों जो है रासायनिक गुण बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना ही है। तो हम 2 पढ़ चुके हैं, अब अगला हमें क्या पढ़ना है, तीसरा पढ़ना है। तीसरे में हम देखेंगे, क्या देखेंगे, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करके रिएक्शन विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब अम्ल जो होता है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है तब क्या बनाता है, तो ये अम्ल के साथ जब क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा बेटा, धातु लवण बनाएगा, जल बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। आप याद करते हो पहले में क्या बना रहा था, जब धातु के साथ क्रिया किया था हाइड्रोजन गैस दे रहा था। धातु कार्बोनेटों के साथ जब क्रिया किया था तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस दिया था। अब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करेगा तब क्या देगा, तब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा। आप जान जाओ, जहाँ भी कार्बोनेट की बात आएगी वहाँ आपको क्या प्राप्त होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगा। तो यही है, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आप इसे बोल सकते हो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर इसका दूसरा भी नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या नाम है बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट। यही है खाने वाला सोडा। आपसे इसका फार्मूला भी पूछ लेता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या फार्मूला होता है या फिर खाने वाले सोडे का क्या फार्मूला है, तो आपको याद करना पड़ेगा NaHCO3। ये HCl के साथ क्रिया किया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया किया है, तो क्या बनाया है, सोडियम क्लोराइड बनाया है, सोडियम क्लोराइड बनाया है। और क्या बनाया है, जल, और अंत में यही मेन चीज़ है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फिर ये क्या है, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर पोटेशियम बाइकार्बोनेट। जब ये सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया किया है तो क्या बनाया है, पोटेशियम सल्फेट बनाया है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप याद रखो, जब भी अम्ल जो होगा धातु कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करेगा तो हमारा क्या बनाएगा, जल बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हर कीमत पर बनाएगा। और जिस प्रकार की आप धातु लिए रहोगे वो चीज़ आगे प्राप्त हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है, बच्चे कहते हैं कि केमिस्ट्री बहुत टफ होता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। बस आपको थोड़ा सा माइंड लगाने की ज़रूरत है। जो आप अपना दिमाग इधर उधर लगाते हो, थोड़ा सा यहाँ लगा दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, पूरी तरह से सही हो जाएगा। इसका चित्र भी आपसे पूछ लेता है तो आप इसका डायग्राम भी बनाना मत भूलना। यहाँ पर हम क्या लिए हैं, यहाँ पर हम लिए हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यही जो आगे आप ले रहे हो जिसके साथ क्रिया करा रहे हो। और क्या लिए हैं, हम लिए हैं यहाँ पर, इसमें डाल क्या रहे हैं, इस बीकर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल रहे हैं। और किसके साथ क्रिया करा रहे हैं, जब इन दोनों का क्रिया करा रहे हैं अम्ल के साथ तो हमारा क्या बन रहा है, जल दे रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हो रहा है। तो यही हमारा है और इसलिए आपको डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब हम यही लास्ट पढ़ेंगे, चौथा, जो अम्ल के रासायनिक गुण का चौथा पार्ट है। ये क्या है, धातु ऑक्साइड से क्रिया करके। जो अम्ल होता है वो धातु ऑक्साइड के साथ जब क्रिया करता है तब ये क्या बनाता है, ये बनाता है धातु लवण और क्या बनाता है, जल बनाता है। तो यही है धातु ऑक्साइड। ऑक्साइड का मतलब है O, और धातु में आप कुछ भी लो, तो धातु यहाँ क्या लिया गया है, कॉपर लिया गया है, तो हो गया है कॉपर ऑक्साइड। अम्ल यहाँ पर हम लिए हैं, आप कुछ भी अम्ल ले सकते हो, जितना अम्ल आप पढ़े हो वहाँ पर कोई भी अम्ल रख सकते हो, लेकिन याद रखना आपको प्रबल अम्ल रखना है, दुर्बल नहीं। कमज़ोर को कोई नहीं पूछता है, इसलिए आप क्या लोगे, प्रबल अम्ल लोगे। तो HCl हो गया, ये क्या बना दिया है, कॉपर क्लोराइड बना दिया है और जल।
तो इतनी बात तो हमें स्पष्ट हो गई है कि जो धातु ऑक्साइड के साथ अम्ल क्रिया करता है वो क्या बनाता है, सिर्फ जल बनाता है और यहाँ पर कोई गैस नहीं निकलती है। क्या बनता है, सिर्फ और सिर्फ जल बनता है। तो जब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को लिए हैं और किसके साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराए हैं, तो क्या बना है, मैग्नीशियम सल्फेट बना है और क्या बना है बेटा, जल बना है। तो ये हमारा यहाँ तक क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। एक यही आपका लास्ट पेज है आपका आज का कि प्राकृतिक स्रोतों में अम्ल, किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये प्रश्न यहाँ से जो आपका प्रश्न बनेगा वो बहुविकल्पी में बनेगा, इसलिए याद करना ये भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एक एक नंबर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब हमें लगता है कि हमारा एक नंबर काश रहा होता तो हमारा इतना % आ गया होगा, तो अपने आप में एक एक नंबर भी मायने रखता है। तो आपसे पूछ लेगा सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। संतरा जो आप खाते हो इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। आप जितना भी यहाँ देखोगे सबका स्वाद लगभग कैसा होता है, खट्टा ही होता है, क्योंकि आप पढ़े हो कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। और सबका आप फार्मूला याद नहीं कर सकते, इसलिए आप जल में तोड़ोगे तो कैसे हाइड्रोजन आयन देगा, इसलिए आप स्वाद से ही यहाँ क्या करोगे, पता लगा पाओगे। इमली का भी टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है, कहीं सुनते हुए आपके मुंह में पानी ना आ जाए। इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर आप डेली खाते हो, इसके बिना सब्जी अच्छी ही नहीं लगती, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। आगे हम देखते हैं जो खट्टा दूध होता है, मतलब कि दही जो है, दही की बात की जा रही, तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ये दोनों आपसे बहुत बार पूछा गया और हर एग्ज़ाम में ये पूछा ही जाता है। ये सब भले ही ना आए, आप जानते रहो, लेकिन सबको, और इन दोनों को याद हर कीमत पर कर लेना। चींटी का डंक, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसमें होता है मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, जिसका फार्मूला होता है HCOOH। आपको बताया जाएगा जब IUPAC पढ़ाया जाएगा तो उसमें बहुत अच्छे से सबके बारे में, सबका क्या क्या फार्मूला है सब बताया जाएगा। और नेटल का डंक, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसमें भी मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। तो आज यहाँ पर आपकी क्लास कंप्लीट हो जाती है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि बेटा आपका एक छोटा सा सहयोग जो होता है ना, हमें और ऊर्जावान बनाता है, हमें काम करने के लिए प्रेरित करता है कि जो बच्चे हैं हमसे पढ़ना चाहते हैं, हमसे कुछ सीखना चाहते हैं, इसलिए हमें इनके लिए काम करना पड़ेगा। तो आप हमारा थोड़ा सा सहयोग करो, हम आपका पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको अपना सहयोग हर कीमत पर करना है। जब तक आप अपना नहीं करोगे तब तक हम भी आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आगे मिलते हैं सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।